तो भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होते, गलतियां हो रही हैं, बार बार मिस्टेक हो जा रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो क्या आप भी ये 5 बड़ी गलतियां तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, आज हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय को लेकर कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जिनसे आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हो, या न्यूमेरिकल बना भी रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन फिर भी हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है। जब हम आंसर चेक करने जाते हैं तो सर आंसर मैच नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम क्या है और हम कहीं अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो आइए आज इसकी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली बात है सर कि हमें सममित पृष्ठ चुनना है। देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपल से समझाता हूं कि हम लोग कहीं भी किसी भी एरिया पर हम लोग गॉस का नियम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गॉस का नियम सभी पृष्ठ पर कार्य नहीं करता। जितने भी पृष्ठ हैं आप सोचने लगो कि मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया गया कि भाई एक सरफेस पर Q इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम है और उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो इस पर क्या करना है, आपको फ्लक्स निकालना है। लेकिन आपको ये दे दिया, ये जो है ये आपको क्यूब दे दिया, ठीक है। तो आप इस पर निकालना चाहोगे, इस पर लगाना चाहोगे, तो इस पर गॉस का नियम लागू नहीं होगा। गॉस का नियम वही लागू होता है जिस पर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी, उन्हीं पर लागू होता है। जैसे कि कुछ पृष्ठों के नाम है, जैसे सिलेंडर, ठीक है जी, सिलेंडर बोले तो यानी बेलन, ठीक है। दूसरा क्या है सर जी, समतल, यानी पृष्ठ समतल होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा हो गया गोला। ये जो कुछ पृष्ठ हैं इन्हीं पर गॉस का नियम लागू होता है। हर जगह गॉस का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो आंसर आपका गलत आएगा। तो सबसे पहले ये चुन लो कि जो आपने पृष्ठ चुना है क्या उसमें गॉस का नियम लग भी सकता है या नहीं। समझ में आ गई बात? तो पहली बात, ये मिस्टेक करना बंद करो। दूसरी बड़ी मिस्टेक है सर, हम जब फाई इज इक्वल्स टू लिखते हैं तो हम E इंटू डी ए लिखते हैं और हम E को डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं। E को बाहर ले लिया और DA लिख दिया, तो हम यहां E को नियत मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो नियत है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र हर जगह पर नियत नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये है कि मान लो ये एक स्फीयर है और यहां से अगर ऐसे लाइन जा रही है तो आप ये कहोगे समांतर रेखाएं जा रही हैं, तो आप कहोगे सर ये नियत वैद्युत क्षेत्र है। यहां के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब आप समझना, वैद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र जा रहा है ये। तो आप यहां पर देखोगे कि यहां जो पास पास लाइन है, यहां देखोगे तो यहां इसी पृष्ठ के लिए फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा और यहां कम हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो यही पृष्ठ अगर ड्रॉ करोगे तो इसके लिए और भी कम हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वैद्युत क्षेत्र नियत होता है। समझ गए? दूसरी बड़ी गलती कि E को हमेशा कांस्टेंट समझने की गलती ना करें। अगर आपने E को कांस्टेंट समझ लिया तो बस गड़बड़ हो गई। अगर ऐसा पृष्ठ बना रखा है तो बिल्कुल सही है, E कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा सरफेस है तो E कांस्टेंट नहीं है, E को वेरिएबल चुनना है। समझ में आ गई बात? चलिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आइए देखो, इसी से रिलेटेड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन समझो, देखो कैसा आया है। क्वेश्चन है कि सर एक अनंत तार का आवेश है ना, एक अनंत तार का आवेश घनत्व दे रखा है इतना। तो आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा होता है, 2 इंटू 10 की पावर -6 दे रखा है, और उसका जो आर है वो कितना है, वो है सर 0.5 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र जब ज्ञात करने जाओगे तो E इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, अनंत विस्तार के तार के लिए लिखते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा ये वेरिएबल होता है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाए। अब यहां पर जब आप करोगे ना तो लैम्डा की वैल्यू कितना है, 2 गुना 10 की पावर -6 लगाया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आर की वैल्यू कितना दिया 0.5 गिवन है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा सर 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इसे ऐसे ही नहीं लिखना, यहां पर आपको वेरिएबल का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वेराई कर रहा है, ये एक जैसा नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये गलतियां आप लोग ना करें, वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं, फिर आप बोलते हो सर ये कैसे गलती हुई। तो यहां आप बड़ी से बड़ी गलतियां कर देते हो, ठीक है। चलिए तीसरी बात क्या है
तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी चौथी और पांचवी, जो कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सच में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। आपको लगेगा कि हाँ सर मैं भी यही गलतियां कर रहा था, अभी तक यही गलतियां कर रहा था। ठीक है, तीसरी मिस्टेक की तरफ चलते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार जब हमें न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम थीटा को काउंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यह आदत पड़ जाती है करते करते फाई इज इक्वल्स टू ई ए, फाई इज इक्वल्स टू ई ए, यही लिखने की आदत हो जाती है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है। अब ये थीटा भी दो तरीके से निकलेगा जहां बच्चा मोस्टली फंसता है। आओ मैं समझाता हूं कैसे। देखो पहले समझ लो कि थीटा कैसे काम करता है। मान लो ये आपका कोई प्रेस्ट है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो फ्लक्स क्या होगा? ई डॉट ए, ये वाला फ्लक्स होगा। थीटा जीरो है यहां पर। लेकिन यहीं पर अगर मैं सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दूं, ठीक है, टिल्ट कर दिया मैंने सरफेस, अब अगर टिल्ट कर दिया तो मान के चलो इस तरह से पास होगा, तो ये जो एरिया है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये थीटा काउंट होगा। फिर समझ गए मेरी बात? तो अब जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि सर E इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पर स्क्वायर के एरिया से पास हो रहा है और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो फ्लक्स क्या होगा? फाई ई क्या होगा? तो आप वहां पर ये कहेंगे सर ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब E का मान कितना है? E का मान है सर जी 100 और A का मान कितना है? A का मान है 2 और cos थीटा यानी cos 60, और cos 60 कितना होता है सर? 200 इंटू cos 60 1/2, तो ये हो गया सर जी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन एक और बात ध्यान रखो कि अगर ये कहे कि मान लो ये एंगल ऊपर से यहां से 60 डिग्री का है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, अगर थीटा ऊपर से दिया है लेकिन थीटा तो हमें हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है, तो अगर एक्स एक्सिस से देखोगे तो 90 में से 60 घटाना पड़ेगा, तब ये थीटा कितना लिखा जाएगा? 30 डिग्री लिखा जाएगा। और अगर 30 डिग्री लिखा जाएगा तो ये जो चीज है, यहां बहुत सारे बच्चे मैंने फंसते हुए देखे हैं जो थीटा को समझ ही नहीं पाते कि सर कहां से दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे इस वाले पॉइंट पर फंस रहे थे, है ना? बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस पॉइंट पर फंस रहे होंगे भाई। ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको, यहां बिल्कुल फंसना बनता है। हर बच्चा 99% बच्चा आके फंस जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा पहले देख लो कि एंगल कहां से गिवन है, तब उसे थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखो। समझ में आ गई ना मेरी बातें? चलिए, ये तीसरी बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे होंगे डेफिनेटली आई एम श्योर। चौथी बात करते हैं हम लोग कि चौथा प्रॉब्लम आप क्या फेस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, फोर्थ प्रॉब्लम ये है, मैं यहीं पर आपको समझाता हूं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। फोर्थ प्रॉब्लम है बेटा कि हम लोग साइन में गड़बड़ कर रहे हैं, चिन्ह में। देखो चिन्ह में क्या गड़बड़ होगी इसको समझो। मान लो ये गॉसियन पृष्ठ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ रहा है, ये बात कान खोलकर, है ना, कान में ऐसे करके ऐठी लगा लो कि ये भूलना नहीं है। समझ गए ना मेरी बात क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? साइन बहुत जरूरी होता है फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन सब में। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड आ रहा है ना, अंदर की ओर, तो फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जा रहा है, ऐसे बाहर की ओर जा रहा है, समझ गए ना, ऐसे बाहर की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। अब एग्जामिनर तो ये देगा नहीं, एग्जामिनर तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए यही क्वेश्चन मान लो, कह दिया कि E इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर कूलम का एरिया 2 मीटर से इनसाइड गुजर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो बताइए कितना फ्लक्स बन रहा होगा? अब आपको लगेगा कि बस 200 लिख कर आ जाओगे आप, 200 है, लेकिन यहीं पर फंस गए। उसने कहा अंदर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई फ्लक्स कैसा होगा सर जी? नेगेटिव। साइन अपने आप कंक्लूड हो जाएगा उसमें। बात समझ में आ गई? ये चौथा पॉइंट है। अब पांचवा और जेन्युइन पॉइंट, जो सबको जेन्युइन लगेगा कि हाँ सर ये तो हम मिस्टेक कर ही रहे थे, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक ही आपको न्यूमेरिकल को और टफ बना देती हैं, जिससे आपका माइंड का संतुलन बिगड़ जाता है और आपको लगता है कि सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे इनको। लेकिन ये पांचों मिस्टेक करने के बाद आप मुझे बताना कि सर जब हम ये पांचों मिस्टेक को सीख गए तो अब आप कितना परसेंट न्यूमेरिकल कर पा रहे हो। ठीक है, चलो पांचवी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है, नोट डाउन कर लेना इसको। देखो ऐसे आपको दे देगा सर एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस,
उसके इनसाइड जो है वो 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और उसके आउटसाइड जो है 4 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। तो उससे कहेगा कि आपको फाइंड कुल कुल फ्लक्स फाइंड कर दो। अब बच्चा यहीं फंस जाएगा। कुल फ्लक्स के लिए जाएगा तो वो कुल आवेश निकालना पड़ेगा। कुल आवेश कितना होगा बताओ? आप बोलोगे 5 + 4 9 माइक्रोकुलाम। अब जिस बच्चे ने ये कर दिया वो यहीं गलत हो गया। जिस भी बच्चे ने ऐसे कर दिया वो यहीं गड़बड़ हो गया। अब आप क्या करोगे सर कि मैं यहां पर फाई इज इक्वल्स टू केवल और केवल इनसाइड वाला चार्ज जो ब्रेस्ट के अंदर है वही तो इस पर इंपैक्ट डालेगा, उसी के थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकलेगी, इसके थ्रू थोड़ी निकलेंगी। समझ में आ गई ना मेरी बातें? तो भैया अंदर का चार्ज ही काउंट होता है, बाहर का चार्ज काउंट नहीं होता। तो इसलिए फ्लक्स जो है किसके थ्रू निकलेगा? केवल और केवल 5 माइक्रोकुलाम के थ्रू निकलेगा। अब आप इसे फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0 में रखना। Q की जगह 5 × 10⁻⁻6 रखना, इसकी जगह 8.85 × 10⁻12 रखना और इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। समझ में आ गया ये कैलकुलेशन? तो अब आप मुझे बताओ कि ये 5 मिस्टेक आप लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? जो बच्चे कर रहे थे वो इन्हें आज से सुधारो और देखो आपका न्यूमेरिकल धीरे 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 स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ही परफेक्ट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बढ़िया सी एक न्यूमेरिकल की वीडियो बना सकूं कि कहां कहां बच्चे को प्रॉब्लम होती है और उसे कैसे फेस करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उससे पहले आप इसको फटाफट से लाइक शेयर और बहुत ज्यादा प्यार देना। वीडियो को बहुत मेहनत से बनाइए आपके लिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।